तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का जो ये पार्ट 6 है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। उसका ये पार्ट 5 है, यानी कि 5वां भाग है, जिसमें हमारा टॉपिक होगा औपनिवेशिक भारतीय शहर बंबई। यानी भारत का एक मशहूर, एक प्रसिद्ध शहर जिसका नाम है बंबई। आज बंबई को मुंबई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंबई, बॉम्बे नहीं कहा जाता है। आज हम लोग उसे मुंबई कहते हैं, लेकिन पहले के टाइम में इसे क्या कहा जाता था? बंबई कहा जाता था। इसलिए यहां पे बंबई कहा जाएगा। दूसरा चीज, अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पढ़ा है। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट से देख ले, तब इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। पश्चिमी यूरोपीय शहरों के विपरीत भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही। पश्चिमी यूरोपीय शहर का अर्थ हुआ यूरोप महादेश में जो देश थे, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये जो देश होते हैं, वहां पर शहरीकरण की प्रक्रिया तेज गति से हुई थी। लेकिन भारत में उनके अपेक्षा शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी थी। मतलब यहाँ पे गांव का शहर में बदलना ज़्यादा समय लगता था, लेकिन जो पश्चिमी देश थे, यूरोप के देश थे, वहाँ पे गांव शहर में बहुत जल्द ही बदल जाते थे। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। यानी 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई, अर्थात 1900 ईस्वी की जब शुरुआत हुई, तो मात्र जनसंख्या का कितना परसेंट लोग शहर में रहते थे? 11%। 89% लोग गांव में रहते थे, जिनमें एक बड़ी संख्या विशाल प्रेसिडेंसी शहरों में रहती थी, जो विशाल एवं बहुउपयोगी थे। इन शहरों में बड़े बंदरगाह, वेयरहाउस, सेना की छावनियां, शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय व पुस्तकालय थे। वहां पे आपको बंदरगाह मिलेंगे, बंदरगाह, वेयरहाउस। बंदरगाह, वेयरहाउस का अर्थ होता है, बंदरगाह तो आप लोग जानते हैं जहाँ पे समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता है, जहाँ पे समुद्री जहाज रुकते हैं, उसको बंदरगाह कहा जाता है। लेकिन बंदरगाह, वेयरहाउस का अर्थ होता है कि जो सामान आता है किसी न किसी घर में तो रखा जाता है ना, और फिर वहाँ से निकाल के भेजा जाता है, तो उसको वेयरहाउस कहते हैं। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, बंदरगाह, वेयरहाउस, जिसमें बहुत सारे सामान भी रखे गए हैं। और एक चित्र है सेना की छावनियाँ, यानी कि सेना आप लोग जानते हैं ना, आर्मी जो होती है, बीएसएफ या आर्मी, ये सब सेना है भारत की। उसी तरह हर देश की अपनी सेना होती है। तो सेना की छावनी थी, शैक्षणिक संस्थान थे। शैक्षणिक संस्थान मतलब कि पढ़ाई लिखाई का जगह, स्कूल, कॉलेज। संग्रहालय व पुस्तकालय, जहाँ पे मतलब पुरानी पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करके रखा जाता है, उसको संग्रहालय बोलते हैं। पुस्तकालय, जहाँ पे किताब का भंडार, उसे क्या कहते हैं? पुस्तकालय कहते हैं। तो ये सारा चीज वहाँ पे पड़ा हुआ है। बंबई भारत का एक प्रमुख शहर था 19वीं शताब्दी के अंत तक। 19वीं शताब्दी का अंत हुआ, इसका अर्थ हुआ कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत। बंबई का विस्तार तीव्रता से हुआ। शुरुआत में बंबई 7 टापुओं का इलाका था। कितने टापुओं का इलाका था? मतलब कि 7 गो समुद्र से ये घिरा हुआ कौन था? मुंबई। एकदम आज भी समुद्र के बीच में ही है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको समुद्र, मतलब बंबई के चारों ओर आपको समुद्र मिल जाएंगे। लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, और वहाँ पे ठंडी और गर्मी कुछ भी नहीं पड़ता है। मतलब हमेशा तापमान नॉर्मल रहता है, जैसे कि इस समय है। इस समय आप देखिए, न ज़्यादा ठंडा है न गर्मी है। पंखा की भी आवश्यकता नहीं है, स्वेटर की भी आवश्यकता नहीं है, दोनों नॉर्मल चल रहा है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल होता है, कारण समुद्र। जहाँ पे समुद्र होता है वहाँ पे ठंडी और गर्मी दोनों क्या रहती है? एक समान रहती है। मौसम बदलता सालों भर एक डिजाइन रहेगा। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है, समुद्र नहीं है तो गर्मी में खूब गर्मी पड़ेगा, ठंडी में खूब ठंडी पड़ेगा, बरखा होगा तो उसी तरह होगा। मतलब जो भी होगा सो खतरनाक होगा।
और टापू किसको बोलते हैं? टापू बोलते हैं कि चारों ओर से पानी और बीच में जमीन हो, जहां पे शहर नगर गांव जो भी बसा हुआ है उसको क्या बोला जाता है? टापू बोला जाता है। इसमें चित्र आप देख सकते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। आबादी बढ़ती गई और टापू एक दूसरे से क्या हो गए? जुड़ गए, ताकि ज्यादा जगह पैदा की जा सके, और इस तरह एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की दूसरी राजधानी कौन है? मुंबई। कौन सी राजधानी है ये? वाणिज्यिक राजधानी। वाणिज्यिक मतलब होता है व्यापार, मतलब बंबई जो है व्यापार की राजधानी है भारत की। वैसे तो राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन आज भी अगर व्यापार को सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मुंबई से ही होता है, क्योंकि वहाँ पे समुद्र है, और जहाँ पे समुद्र होगा वहीं पे बंदरगाह होंगे, और सबसे ज़्यादा किसी भी देश का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र के माध्यम से ही किया जाता है। बंबई एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे। यानी अंग्रेज जब थे, कपास कुछ समझते हैं आप लोग? अरे वो क्या बोलते हैं उसको, कपास का कपड़ा तैयार, जो कपड़ा बड़ा बनता है ना, कपास से बनता है। और अफीम नशा होता है, अफीम चरस, सुने ना नाम? अफीम चरस। तो अंग्रेज लोग अफीम का खेती करवाते थे इंडिया में, गांजा का खेती करवाते थे, सब पेड़ से पैदा होता है, ठीक है ना। अभी भी नेपाल में इसकी खेती होती है, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद सरकार ने बैन कर दिया, बोला कि नहीं, यहाँ पे ये अफीम चरस ये सब नहीं उगाया जाएगा। नेपाल में होता है, इसीलिए लोग वहाँ से खरीद के लाके यहाँ पे चोरी छुप के बेचते हैं और बार बार चनावे जाते हैं। आगे देखेंगे, इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी और महाजन, बल्कि कारीगरी एवं दुकानदार भी बंबई में बसे। मतलब व्यापारी ही नहीं रहे थे, अब छोटे छोटे दुकानदार भी जाकर वहाँ पर क्या करने लगे? दुकान खोलने लगे, बसने लगे। कपड़ा मिलें खुलने पर और अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर उन्मुख हुए, और जब कपड़ा मिल खुल गया, सूती वस्त्र उद्योग, तो लोग कंपनी में काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुंबई जाने लगे। 1854 ईस्वी में पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ, और 1921 ईस्वी तक वहाँ 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी। 1954 में शुरू हुआ था, और 1854 तक, और 1921 यानी करीब करीब आपका 46 और 21 यानी कि 65 साल। कितना साल? 65 साल में 85 को कपड़ा मिल खुल गया, जिनमें लगभग 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे। कितने मजदूर काम कर रहे थे? 1,46,000। 1931 तक लगभग 1/4 ही बंबई के निवासी थे, बाकी निवासी बाहर से आकर बसे थे। वहां पर क्या है, मुंबई के जो मूल निवासी हैं, हर 4 आदमी में एक ही आदमी है, 3 आदमी कहाँ से आए हैं? बाहर से आए, मतलब जैसे बिहार, दूसरे राज्य से जाके बसे हुए। कोई भी शहर होता है, शहर के लोग कम होते हैं, बाहर से गांव से लोग आके बस जाते हैं ज्यादा, बस वो बड़ा हो जाता है। आगे देखेंगे, लंदन की तरह बंबई भी घनी आबादी वाला शहर है। मतलब जिस तरह लंदन के बारे में पढ़े थे ना, उसी तरह बंबई भी घनी आबादी, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या वहां पे। 1840 में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था, जबकि बंबई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल केवल 9.5 वर्ग गज था। मतलब कि एक गज में 155 व्यक्ति मिल जाएंगे आपको लंदन में, लेकिन जबकि बंबई का प्रति व्यक्ति, सॉरी मिस्टेक से यहाँ से, एक व्यक्ति 155 वर्ग गज में रहता है, और बॉम्बे में एक व्यक्ति कितने गज में रहता है? इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। किसकी तुलना में? लंदन की तुलना में। इंग्लैंड वालों के पास जमीन ज्यादा है, लोग कम है, लेकिन हमारे पास जमीन कम है और लोग, देखो उन लोग बस एक आदमी के लिए 155 है, और हमारे लिए कितना है? 9 कितना गुना का अंतर है। बंबई का विकास सुनियोजित रूप से नहीं हो सका, बल्कि 1800 ईस्वी के आसपास बंबई फोर्ट एरिया शहर का केंद्र था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। नीचे आप एक चित्र देख सकते हैं, यह बंबई फोर्ट एरिया का चित्र है, जो बंबई को 2 भागों में बांटता है।
एक हिस्से में नेटिव रहते थे और दूसरे हिस्से में यूरोपीय गोरे। नेटिव मतलब होता है मतलब कि हमारे देश के अपने निवासी, और एक हिस्से में गोरे, गोरे मतलब अंग्रेज। कोट आबादी के उत्तर में एक यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पट्टी भी विकसित होने लगी थी। दक्षिण में इसी तरह की उपनगरीय आबादी और एक छावनी थी। यह नस्ली विभाजन अन्य प्रेसिडेंसी शहरों में भी रही। शहर के अनियोजित विस्तार के कारण 1850 तक शहर में आवास और जलापूर्ति की समस्या बढ़ चुकी थी। कपड़ा मिलों के चलने से अधिक लोग बंबई आकर बसने लगे, जिससे बंबई के आवासीय इलाकों पर दबाव बढ़ गया, जिससे बंबई की 70% लोग घनी आबादी वाले चौलों में रहते थे। संख्या जब पहले कम थी तो जाहिर सी बात है कि जहां पे संख्या कम होगी वहां पे भीड़ नहीं लगेगा। अब सबको शहर में ही रहना है तो घर चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जब घर लोग मकान भाड़े पर देंगे तो मकान बनवाना पड़ेगा। और सबको ही ऐसा नहीं है कि मकान ज़्यादा से ज़्यादा भाड़ा दे के रह सकते हैं। अगर मजदूर वर्ग के लोग हैं तो मैंने पहले ही बताया कि लोग सोचते हैं कि फ्री में या कम से कम दाम में मिल जाए, तो वे ऐसे जगह पे रहने लगे, गंदी बस्ती में, जिसको चोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौल। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं कितने छोटे छोटे घर हैं, और इसमें लोग मतलब मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं टूटे फूटे घर में। बंबई की चौल बहुमंजिला इमारत होती थी। बहुमंजिला मतलब कि कई मंजिल होते थे, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 10 मंजिल। लंदन कैंटोनमेंट्स की तरह ये मकान भी मोटे तौर पर व्यापारी और महाजन की निजी संपत्ति होते थे। बाहर से आने वाले लोगों की आवासीय जरूरत को पूरा करते थे, परंतु ये मात्र कमरों की कतारें होती थी जिनमें अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। रूम तो अलग अलग थे लेकिन सब किसी को एक ही शौचालय में जाना है। लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू किया गया, तो बंबई में यह काम प्लेग की महामारी से शुरू किया गया। 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। 1918 में बंबई के मकानों के महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया। मतलब शुरुआत में क्या होने लगे, जो घर के जो मालिक होते थे वो मजदूरों से मनमाने तरीके से लेते थे, किराया लेते थे। बाद में सरकार ने देखा ये तो बहुत गंदा काम है, मतलब यह मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, तो नियम पारित किया गया, नहीं, हर घर का किराया निश्चित किया गया कि इससे ज़्यादा आप किराया नहीं ले सकते हैं। परंतु इससे आवासीय समस्या समाप्त नहीं हुई। जमीन की कमी के कारण भी शहर के विस्तार से बंबई में समस्या बढ़ी, जिसे दूर करने के लिए भूमि विकास परियोजना लागू की गई। इस दिशा में सबसे पहली परियोजना 1784 में शुरू की गई थी। बंबई के गवर्नर विलियम हार्नवी ने उस समय विशाल तटीय दीवार बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी, ताकि शहर के निचले इलाके समुद्र के पानी के चपेट में आने से बच जाए। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं विलियम हार्नवी हैं, एक अंग्रेज अधिकारी हैं, और इन्होंने बंबई के लिए पानी की व्यवस्था के लिए, जमीन की व्यवस्था के लिए काफ़ी काम किए। 19वीं शताब्दी के मध्य तक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए और अधिक जमीन की जरूरत महसूस हुई, तो सरकार और निजी कंपनियों के द्वारा नई योजनाएं बनाई गई। 1864 में मालाबार हिल से कोलबा के आखिरी छोर तक के पश्चिमी तट को विकसित करने का ठेका बैंक बेरिक्लेमेशन कंपनी को मिला। 20वीं शताब्दी के आने तक जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ी, अधिक से अधिक जमीन को घेर लिया गया और समुद्र जमीन को विकसित किया जाने लगा। आगे है एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई। ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ का बलार्ड एस्टेट बना डाला। इसके बाद मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया। क्या बनाया गया जी? मरीन ड्राइव। कभी जाएंगे बॉम्बे में तो आपको देखने का मिलेगा, एक बहुत ही समुद्र के किनारे शानदार रोड बना हुआ है जिसका नाम रखा गया मरीन ड्राइव। क्या नाम रखा गया है? मरीन ड्राइव। आगे है बंबई में आने वाले प्रवासियों और उनके दैनिक जीवन में कठिनाई जिसका सामना आम आदमी को करना पड़ता है। निष्कर्षतः शहर के अंतर्विरोध के बावजूद शहर ऐसे लोगों को हमेशा आकर्षित करती है
जो स्वतंत्रता और नए अवसर की तलाश करते हैं, जिससे इन शहरों को सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता मिलती है। तो ये हमारा हो गया बॉम्बे के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे सिंगापुर शहर का विकास। तो आज के लिए इतना ही।